हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 21 जनवरी 2024 को। और इस पेपर के हमने कई सारी पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सीटेट के प्रीवियस पेपर की लिंक डाल रखी है, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। और अब तक मैंने 2014 से और 2024 तक के सभी पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो सीटेट की प्रीवियस पेपर की लिंक पड़ी हुई है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो उसका प्रूफ मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ। देखो, कुछ क्वेश्चन पेडागोजी से होते हैं तो वो तो आपको पता ही है कि वो अलग होते हैं, लेकिन पेडागोजी के अलावा जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी एनसीईआरटी से होते हैं। इस वाले में भी हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से ही आए हैं। इस स्लॉट में जो मैं अब कराने वाली हूँ, तो आपको मैं बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपका कौन सी एनसीईआरटी से आया है। तो देखिए, मैंने हर सब्जेक्ट की दो प्लेलिस्ट बना रखी हैं। पहले मैंने किसी चैप्टर की थ्योरी कराई है, उसके बाद आप उसके एमसीक्यू कराएं, तो आप इन सबको भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने 70 तक क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लिए थे। अब देखेंगे हम 71 से। क्वेश्चन नंबर 71, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। देखिए, इसमें बात किसकी हो रही है? जनता की। ठीक है। और जनता कौन किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहला है राजतंत्र के लिए, दूसरा है लोकतंत्र के लिए, तीसरा है गुण तंत्र के लिए, चौथा है एक तंत्र के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, लोकतंत्र के लिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आया है 8th क्लास की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में लोकतंत्र के बारे में काफी विस्तार से दे रखा है, समझाया है कि लोकतंत्र क्या है और राजतंत्र क्या है। तो ये उसी चैप्टर से आया है क्वेश्चन। ठीक है। तो लोकतंत्र हमारा कब मजबूत होगा? जब जनता सतर्क होगी, सजग होगी। यानी कि जनता अगर ये समझ सकेगी कि कौन उसके अच्छे के लिए काम करेगा, कौन उसका के लिए बुरा काम करेगा, तब ही देश आगे जा सकता है। क्योंकि जब वो वोट डालने जाएगी जनता या अपने नेता को चुनेगी, तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति अच्छा है और कौन व्यक्ति बेकार है। आजकल की जो जनता है, चुनाव में उसको वोट डाल के आते हैं, चाहे नेता कैसा ही हो, कोई पार्टी कैसी हो, उसकी विचारधारा कैसी हो। बस आजकल की जनता को किस चीज से मतलब है कि फ्री में क्या मिल रहा है। ठीक है। कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई पानी फ्री कर रहा है ना, कोई पेंशन बना दे रहा है फ्री में, कोई रोजगार भत्ता दे रहा है। तो जो जितना फ्री बांट रहा है जनता उसको वोट डाल रही है। जनता को, आजकल की जो जनता है, वो नहीं समझने की कोशिश कर रही है कि देश की प्रगति कौन सी पार्टी करेगी या कौन सा नेता करेगा। तो जनता को इतनी समझ होनी चाहिए कि हम किसको चुने ताकि हमारे देश का विकास हो सके, हमारा विकास हो सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखता है। इसका अर्थ है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है आपका 8th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है। 2 में ही धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया गया है बहुत विस्तार से। आइए देखते हैं। देखो, एक सैद्धांतिक दूरी बना के रखता है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि धर्म के हर मामले में इंटरफेयर करेगा, हर छोटी से छोटी चीज में इंटरफेयर करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई धर्म कुछ भी गलत कर रहा है तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसलिए इसमें कहा गया है एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखता है, यानी कि एक लिमिट में किसी भी धर्म पर जो सरकार है, जो राज्य है, वो हस्तक्षेप कर सकती है या करती है। ये है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, जैसे कुछ कुछ कुरीतियां होती हैं किसी किसी धर्म में, तो उन कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ कदम सरकार को उठाने पड़ते हैं। जैसे हिंदुओं में बाल विवाह की प्रथा थी, उसके ऊपर कानून बनाए गए और बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करा गया। राजस्थान में बहुत ज्यादा बाल विवाह होते थे, हरियाणा में होते थे, तो उन पर वहां पर सख्त कार्रवाई करी जाती है जो लोग बाल विवाह में शामिल होते हैं। तो इस तरह की कुरीतियों को धर्म में हस्तक्षेप करके उन्होंने हटाया है। ठीक है। उसी तरह से हमारा जो मुस्लिम समाज है, उसमें एक प्रथा थी 3 तलाक की, उसको भी कानून द्वारा हटाया गया है। तो एक तरह से क्या है, ये धर्म में हस्तक्षेप है। तो एक लिमिट में हस्तक्षेप जो सरकारें हैं वो करती हैं और कर सकती हैं। जैसे हलाला था, उस पर भी रोक लगाई गई है कि भाई हलाला जैसी जो कुरीतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए समाज में। तो कोई भी किसी भी धर्म में कोई कुरीति है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। भी है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। देखो,
धर्म नहीं कर सकता है। राज्य कई बार कर सकता है जब उसको लग रहा है कि जनता की भलाई के लिए काम नहीं हो रहा है, किसी भी वर्ग में किसी महिला का शोषण हो रहा है किसी धर्म की वजह से, या बच्चों का शोषण हो रहा है, किसी बच्चों को पढ़ने लिखने से रोका जा रहा है केवल इसलिए कि हमारे धर्म में पढ़ना मना है, ठीक है, तो इस तरह की चीजें रोक सकते हैं। लेकिन धर्म कभी भी सरकार के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सी है, राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात कहीं तक सही नहीं है कि वो उल्लंघन करते हैं। कई बार राज्य जो है वो उल्लंघन करता है अपनी सीमाओं का। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि उन्होंने नियम बनाया इस तरह का कि ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई भी कृति है तो उसके बारे में सरकार बोलेगी, ठीक है, सरकार नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा। डी है, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। अब देखिए साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा ये चलन चल रहा है, मोस्टली केरल में, है ना, केरल में और तमिलनाडु में बहुत सारे इलाकों में ये चल रहा है। और वो लोग क्या करते हैं कि गरीब लोगों को लेते हैं जो किसी भी धर्म के हैं और उनका धर्मांतरण करा देते हैं। बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण हुआ है पिछले कुछ दिनों में और अभी भी लगातार चल रहा है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उनका धर्म कुछ और है, तो उनको समझाएंगे बुझाएंगे, उसको उनको थोड़ा सा लालच देंगे कि भाई हम तुम्हें हर महीने के इतने पैसे देंगे, आप इस धर्म में आ जाओ। तो इस तरह के लालच से वो आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको देश के हिसाब से देखें तो ये चीज गलत है कि हम एक तरह से इनडायरेक्टली प्रेशर बनाकर किसी आदमी का धर्मांतरण करा रहे हैं, यानी कि उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो उस धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में आए। देखो, धर्म, किसी भी धर्म को अपनाना हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन ये सब हम अपनी स्वेच्छा से अपनाएं, ना कि किसी के कहने से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिस आंसर में होगा ए और डी, तो थर्ड वाले में है ए और डी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। अभिकथन है ए, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। तो जो खुली किताब परीक्षा है वो किस चीज से संबंधित है? वो संबंधित है कि रटने पर ध्यान ना देकर बच्चा क्या है, चीजों को समझने पर ध्यान दे। अब देखो, खुली किताब जो परीक्षा होती है वो किस तरह की होती है? टीचर ने एक बार बच्चों को पढ़ा दिया, कोई भी टॉपिक अच्छे से समझा दिया, ठीक है, अब टीचर उसकी देख रहा है बच्चों को कि उन बच्चों ने कितना सीखा है। अब वो कैसे देखेगा? वो कह रहा है कि किताबों को खोल लो आराम से, खुली किताब है, किताब खुली हुई है सभी बच्चों की। अब वो क्वेश्चन कर रहा है और बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं। तो सभी बच्चे आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको याद है वो याद करा हुआ बोल रहे हैं और जिनको याद नहीं है वो थोड़ा बहुत हेल्प ले रहे हैं बुक की और बोल रहे हैं। तो जब वो बार बार बोल रहे हैं तो वो उस चीज को समझ पा रहे हैं कि टीचर ने हमें ये बताया था। तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के दिमाग में क्या हो रहा है, रिकॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो खुली पुस्तक परीक्षा है ये कहीं तक सही है कि बच्चों को सीखने में मदद मिलती है ना। कई बार ऐसा होता था ना बचपन में कि हमें पहाड़े याद करने के लिए दिए गए, हमने सुनाया, हमने गलत सुनाया, फिर हमें टीचर क्या कहती थी कि बोल, देख देख के बोलो, ठीक है, देख देख के आप बोलो, कई बार बोलो, और फिर कहती थी इसको बंद करके रख दो, अब आप इसको बिना देखे बोलो। तो हम उसको सही बोलते थे कि हाँ हमें आ गया, ठीक है। तो 4-5 बार हमने देखा बुक में, मैडम देख रही है कि हम देख के बोल रहे हैं, तब भी मैम उसको एक्सेप्ट कर रही है, उसके बाद हम उसको बंद कर देंगे बुक को, उसके बाद हम बोल रहे हैं तब भी हम सही बोल रहे हैं। तो उद्देश्य पूरा हो गया ना। टीचर का उद्देश्य क्या था कि उसको किताब से हटकर उसको उस टॉपिक से संबंधित जो जानकारी है उस पर केंद्रित कराना, और ये जो उद्देश्य था ये पूरा होता था पहले, अभी इस तरह से टीचर करती है। कारण है आर, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है। भार कम करती है क्योंकि इन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। ये गलत है और इसका उद्देश्य ये नहीं होता है खुली पुस्तक परीक्षा का। खुली पुस्तक परीक्षा का क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे अच्छे से सीख सकें, उसको कंठस्थ कर सकें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, केवल ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इसमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीब व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि कौन सा इस चीज को डिफाइन कर रहा है, गरीबी को और असमानता को, ठीक है। अब देखते हैं, देखो असमानता यानी कि तुलना कर रहा है एक तरह से। गरीबी की तुलना किससे की जाएगी? अमीर की तुलना अमीर से की जाएगी ना। अब देखते हैं, पहला है ऐसा क्यों है कि विलास कारें, यानी कि जो लग्जरी कारें होती हैं उनको बोलेंगे विलास कारें। लग्जरी कारें मतलब उनमें एसी लगा हुआ है, टीवी लगा, एलईडी लगा हुआ है, बहुत सारी सुविधाएं, माइक लगा हुआ है,
बहुत सारी चीजें होती हैं उनमें ऑटोमेटिक होती हैं। तो इस तरह की जो कारें होती हैं जिनमें बहुत सारी सुविधा होती है उनको हम क्या बोलेंगे, विलास कारें। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लग्जरी कार। और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर दिख पाते हैं। हम दोनों को कहाँ दिख रहे हैं, सिग्नल पर। देखो लग्जरी कार भी रुकती हैं और वहां पर भिखारी भी रहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से तुलना कर रहे हैं, है ना। अब ये टॉपिक है, इस पर हम काफी देर तक चर्चा कर सकते हैं। और ये क्या है, एक आलोचनात्मक चिंतन है ना। तो हम बता सकते हैं कि भाई कितना अंतर है अमीर लोगों में और गरीब लोगों में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे के जो ऑप्शन है आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है, आपने बच्चे को पढ़ा दिया, ठीक है, एक तरह से ये क्या होता है, एक तरह से क्लास टेस्ट होता है जो हर महीने में होता है। आपने बच्चे को टॉपिक पढ़ा दिया, आपने बच्चे को चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद उसका परीक्षा हुई, ठीक है, उसने परीक्षा में या टेस्ट में बहुत सारी गलतियां की, आपने उन गलतियों को मार्क कर दिया और बच्चे को बुलाया कि देखो बेटा तुमने यहाँ गलती करी है और इन गलतियों को इस तरह से सुधारा जाएगा। कई बार हम पेरेंट्स मीटिंग भी बुलाते हैं इसी वजह से, ताकि हम पेरेंट्स को समझा सकें कि आपका बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और आप इन गलतियों को कैसे सुधारवा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी मेहनत हम करेंगे। कुछ पेरेंट्स भी, कई पेरेंट्स सहयोग करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों में क्या क्या कमियां हैं, तो उनको वो सुधारने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आप पढ़ाएंगे, थोड़ा घर में ध्यान दिया जाएगा, तो बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो निदानात्मक मूल्यांकन क्या हो गया, नैदानिक मूल्यांकन होता है कि जब परीक्षा हो जाए उसके बाद आप ये बताएंगे कि बच्चे ने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। ठीक है, और इन चीजों का मूल्यांकन करेंगे कि ये गलतियां बच्चे से क्यों हुई है, क्या कारण थे जो बच्चा ठीक से जो पढ़ाया था उसको नहीं सीख सका और बच्चा कहाँ गलती कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया निदानात्मक मूल्यांकन का असंगत चित्रण। असंगत चित्रण का मतलब है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो निदानात्मक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, उससे संगत नहीं है। ठीक है, मतलब जो निदानात्मक मूल्यांकन होता है उससे उसका संबंध नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, पहला है उसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका, देखो असंगत तो यही हो जाएगा कि उसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। तुलना नहीं करनी है हमें किसी भी बच्चे से। ठीक है, एक दूसरे की बच्चों से तुलना नहीं करनी है कि देखो उसने तो सही किया है, आपने क्वेश्चन गलत किया है। तो हमें इस तरह की चीजें नहीं करनी है। हमें क्या बोलना है उनको कि आपसे गलती क्यों हुई है। हमें बच्चों को क्या बताना है कि बच्चे से गलती क्यों हुई है, हमें बच्चे की गलती बतानी है। और हमें ये बताना है कि बच्चा उन गलतियों को कैसे सुधारेगा। जैसे बच्चा मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर रहा है तो हम बच्चे को बताएंगे कि बाबू आप टेबल याद करो। अगर आपको टेबल अच्छे से लर्न होंगी तो आपकी जितनी भी मल्टीप्लिकेशन की है, गुणा के जो सवाल है वो एक भी गलत नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं हम बच्चे की, हम बच्चे को समझा रहे हैं कि कहाँ आपकी गलती है और ये गलती कैसे ठीक होगी। ऑप्शन है 2, इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। बिल्कुल सही है कि जब हम सिखा रहे हैं बच्चे को उस दौरान इसका किया जाता है। देखो एनुअल एग्जाम में कभी भी कॉपियां नहीं दिखाई जाती हैं। क्यों नहीं दिखाई जाती हैं, क्योंकि वहां पर निदानात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाता है। वहां पर सीधे सीधे बताया जाता है कि बच्चे ने पूरी साल में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे कि बच्चे को कितना सीखना है, तो बच्चे ने इतना सीखा है, इतना नहीं सीखा है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी एनुअल एग्जाम की कॉपियां नहीं दिखाई जाती हैं। बाकी की जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी कॉपियां इसलिए दिखाई जाती हैं क्योंकि क्या होता है, निदानात्मक मूल्यांकन होता है। तीसरा ऑप्शन है, यह सीखने में आने वाली परेशानियों या परेशानी की पहचान में मदद करता है। बिल्कुल सही है कि जो जो प्रॉब्लम आ रही है सीखने में उन सब को पहचानता है और जो टीचर है वो मदद करता है कि उन सारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। फोर्थ है, यह प्राय उपचारी कक्षाओं के बाद किया जाता है। तो ये भी चीज जो है वो सही है। ठीक है, अब देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो असंगत है वो कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा कि ये इसका साथ नहीं दे रहा है, ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी इससे संबंधित हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है। सीधे सीधे एनसीएफ आपसे पूछ रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान का जो विषय है, ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान का विषय है उसको आप कहां पर परिचित कराते हैं, स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि एसएसटी आपका कौन सी क्लास से स्टार्ट होता है। ठीक है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है।
तो आपको पता होगा कि कौन सी क्लास से स्टार्ट होता है। देखो प्राथमिक होता है 1 to 5, ठीक है, क्या होता है 1 to 5 होता है, और ये उच्च प्राथमिक होता है 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 होता है। माध्यमिक होता है 9 to 10 और उच्च माध्यमिक होता है 10 to 12। अब आप बताइए कि एसएसटी आपका कब से स्टार्ट होता है, स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में। तो एसएसटी आपका स्टार्ट होता है 6 क्लास से, ठीक है, 6 क्लास में ही है ना एसएसटी, उससे पहले तो होता नहीं है। उससे पहले आपको पढ़ाया जाता है ईवीएस। 1 to 5 में क्या पढ़ाया जाता है, ईवीएस पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रोतों के बारे में सही है। श्रोतों के बारे में सही है मतलब श्रोतों से संबंधित है, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला है वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो श्रोत होते हैं वो कैसे होते हैं, ठोस प्रकृति के होते हैं। कोई भी चीज श्रोत है तो है, नहीं है तो नहीं है, शायद वाली जैसी कोई चीज होती नहीं है इसमें। तो ये कैसी प्रकृति के होते हैं, ये ठोस प्रकृति के होते हैं। बी है वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। सी है वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि ऑप्शन वाले होते हैं कि अगर ये सही नहीं है तो ये होगा, ये सही नहीं है तो ये होगा, तो ऑप्शन वाले नहीं होते हैं। श्रोत कैसे होते हैं, एकदम करेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को श्रोत के रूप में चुना गया है तो मतलब वो एग्जैक्ट ही होगा ना, क्योंकि जो श्रोत होते हैं वो कई सारी परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, तब उनको हम क्या मानेंगे, श्रोत मानेंगे कि हाँ ये इस तरह से ये चीजें सही है। डी है इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। श्रोत कहाँ से हम इकट्ठा कर सकते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों मतलब जो जिन लोगों ने उन चीज को देखा है या उन्होंने महसूस किया है उन चीजों के ब्यौरे, यानी कि वो अपने आंखों देखा हाल बताएंगे, या उन्होंने उस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कराया तो वो खुद बताएंगे कि ये चीज ऐसे होती है। तो श्रोत ये होते हैं, और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। व्यक्तिगत पत्र से मतलब है कि देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, वह आधा आएगा। व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम किसी से शो तो मंगा रहे हैं, किसी चीज के बारे में जानकारी मंगा रहे हैं, तो कई बार वो आने में असमर्थ है तो वो क्या कर सकता है, पत्र भी हमको भेज सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी, यानी कि इन सब में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा, किसको, मीडिया को, ठीक है। समाज में मीडिया किस तरह से काम करती है उसको। देखो इसमें से आप वो टॉपिक लेना जिसके ऊपर आप काफी देर तक चर्चा कर सकें, ठीक है। पहला है क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। वह ऐसा क्यों करेंगी विषय पर, एक मिनट कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, यानी कि कक्षा में हम परिचर्चा करवाएंगे कि सरकार क्या किसी खबर को टीवी पर आने से रोक सकती है और वो ऐसा क्यों करेगी। तो बिल्कुल रोक सकती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समाज में अशांति फैलाती हैं, हमारी देश की सुरक्षा को प्रॉब्लम है, या फिर जो देश में किसी चीज से अशांति फैल जाएगी उस खबर से, तो इस तरह की जो खबर होती है सरकार उनको टीवी पर चलाने से रोक सकती है, ठीक है। बी है किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरन को इकट्ठा करना और उनके विवरणों की तुलना करना। किसी एक ही टॉपिक से रिलेटेड हम कहेंगे कि आपके आसपास जितने भी अखबार आते हैं उसकी कटिंग लेके आओ और उनके विवरणों की तुलना करके बताओ, ठीक है। तो सब बच्चे अपने अपने घर से लेके आएंगे अखबार की कटिंग, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्या करेंगे, आपस में अपने विचार व्यक्त करेंगे कि इस पेपर में ये दिया है तो ये चीज यहाँ तक सही होगी, और इस पेपर में ये चीज दी हुई है तो ये चीज यहाँ तक सही होगी। तो बच्चे क्या करेंगे, एक तरह से आलोचनात्मक चिंतन करेंगे। सी है छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उनका शैक्षणिक संस्थान के रूप में उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा, ए और बी जो है वो सही हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए टी चार्ट अति उपयोगी होता है या अति उपयोगी रहेगा। देखो सबसे पहले आप जानिए टी चार्ट क्या होता है। एक इस तरह की लाइन होगी और एक इस तरह की लाइन होगी, टी बन गया ना, ठीक है। टी इस तरह का ही होता है ना। अब इस तरह का एक कॉलम हम बना देंगे और हम इसको क्या बोलते हैं, टी चार्ट बोलते हैं, ठीक है।
अब इसमें हम किस तरह से चीजों को देखेंगे, देखो एक तरफ हम ऐसा कर सकते हैं कि इधर हम डेट लिखते जाएं और इधर हम घटनाएं लिखते जाएं इतिहास की, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर एक तरफ हम डैम लिखते जाएं, डैम के नाम और कौन से प्रदेश में वो पाए जाते हैं उसके नाम, ठीक है, कौन से प्रदेश में वो बने हैं उसके नाम लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको टी चार्ट द्वारा दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। या फिर हम ये चीज भी देख सकते हैं कि नंबरिंग डाल के हम बता सकते हैं कि क्रमांक 1 में ये वाली घटना हुई थी, क्रमांक 2 में ये वाली घटना हुई थी, इसके बाद ये वाली घटना हुई थी, इसके बाद ये वाली घटना हुई थी। क्योंकि इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है, क्रम से ही पढ़ा जाता है, घटनाओं की क्रम से पढ़ा जाता है ना। तो इस तरह की जो क्रम है वो किसमें हम दर्शा सकते हैं, टी चार्ट में दर्शा सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर है 1, शासक के शासनकाल का सार देने के लिए। देखो सार तो इस टी चार्ट में नहीं लिखा जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी आपको क्या लिखना है, सारांश लिखना है। तो टी चार्ट में थोड़ी ना लिखेंगे सारांश, तो आप ऐसे ही लाइनिंग में लिखेंगे। दूसरा है एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांतियों अथवा आंदोलनों के पदानुक्रम को संचित दिखाने के लिए। ये बिल्कुल सही रहेगा कि हमें क्या करना है, इतिहास की कुछ घटनाएं दिखानी है, जैसे कुछ युद्ध दिखाने हैं। अब हम उनको क्रम से भी लगा सकते हैं, कई बार हम डेट भी बता सकते हैं कि इस डेट को ये वाला हुआ था। क्रांतियां भी बता सकते हैं कि ये क्रांति हुई, इसके बाद ये क्रांति हुई, इस तरह से चीजें हुई। या आंदोलनों का भी हम पदानुक्रम लगा सकते हैं कि इस डेट को ये वाला आंदोलन हुआ, इस डेट को ये वाला आंदोलन शुरू हुआ, इस डेट को ये वाला आंदोलन शुरू हुआ। तो इस तरह से हम कर सकते हैं और ये सारी चीजें हम किसमें दिखाते हैं, टी चार्ट में दिखाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। एक मिनट, और इसका आंसर आपने पहले से ही देख लिया है ना। चलो फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकता है। कक्षा समावेशी कब होगी, जब उसमें डिफरेंट टाइप की चीजें एक साथ होंगी, तब वो समावेशी होगी, ठीक है। समावेशी शिक्षा किसे बोलते हैं, देखो वहीं से ही आई है ये चीज भी। समावेशी शिक्षा किसे बोलेंगे, जब समाज में बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरह के होंगे, यानी कि कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होंगे, कुछ बच्चे थोड़े स्लो होंगे, कुछ बच्चे हैंडीकैप्ड होंगे, कुछ बच्चों के देखने में प्रॉब्लम होगी, कुछ बच्चों के सुनने में प्रॉब्लम होगी, कुछ मतलब अलग अलग विशेषताएं वाले होंगे। तो इस तरह की क्लास को हम क्या बोलेंगे, समावेशी क्लास। अब देखो सामाजिक विज्ञान में के संदर्भ में समावेशी शिक्षा कैसी होगी, तो इसके संदर्भ में समावेशी शिक्षा होगी कि बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं एक ही क्लास में है। जैसे कुछ बच्चे बहुत अपर क्लास के हैं, मतलब बहुत अमीर टाइप के बच्चे हैं, कुछ निम्न क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, और कुछ अलग समुदाय के बच्चे हैं, कुछ दूसरे समुदाय के बच्चे हैं। आप ज्यादातर स्कूलों में देखोगे कि हर टाइप के बच्चे आपको एक क्लासरूम में मिलते हैं देखने के लिए। मेनली आप सरकारी स्कूल में देखेंगे हर जाति हर धर्म के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े बहुत स्थिति में ठीक भी मिलेंगे, थोड़े बहुत गरीब टाइप के बच्चे भी मिलेंगे, तो हर तरह के बच्चे मिलते हैं। तो इस तरह की कक्षा को क्या बोलते हैं, हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। ऑप्शन है ए, भिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करने की रणनीति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करने की रणनीति। इससे क्या होगा, समावेशी शिक्षा होगा। बच्चे दूसरे समुदाय के कहानियों को जान सकेंगे, उनके किस तरह की चीजें होती हैं उनके पृष्ठभूमि पर, उन सब चीजों को जान सकेंगे। जैसे हम एनसीईआरटी भी पढ़ाती है कि सभी प्रदेशों की अलग अलग वेशभूषा है, भाषा है, बहुत सारी चीजें हैं, और उसके बाद भी क्या है, हम एक है, भारत कैसा है, एक है, इतनी सारी विभिन्नताओं के बाद भी। तो वही सारी चीज हमें अपनी कक्षा में करनी है, और इस तरह की जो कक्षा होगी उसको क्या बोलेंगे, हम समावेशी कक्षा बोलेंगे। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों को प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, प्लीज लाइक करके जाना। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।